हेलो मित्रों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल सुप्रीम स्टडी पॉइंट में। आज हम लोग जानेंगे क्लास 12 के चैप्टर 1 हिस्ट्री का हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। इनसे जुड़े जितने भी प्रश्न उत्तर होगा, जो भी मेन पॉइंट होगा, इनसे समझाने की का सारी मैं आपको करवा दूंगा। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता कितने वर्ष पुराने हैं। तो यह 5000 वर्ष पुराना है सिंधु घाटी सभ्यता, या इसे ही हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। इनसे पहले जो सभ्यता थी वो थी 3 मुख्य सभ्यता था। एक था मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता। दूसरा था मिस्र की सभ्यता, और तीसरा था चीन की सभ्यता। और ये जितने भी सभ्यता थे बहुत ही छोटे छोटे क्षेत्रफल में फैला हुआ था, और किसी को पता नहीं था कि इसके बाद भी एक सभ्यता आएगा जिसका नाम हड़प्पा सभ्यता होगा या सिंधु घाटी सभ्यता होगा। लेकिन इस तीनों के बाद भी एक सभ्यता का खोज हुआ जिसका नाम है हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि इन सभी का बहुत ही ज्यादा बड़ा है। सिर्फ हम इसका बात करते हैं मिस्र की सभ्यता की, तो मिस्र की सभ्यता से हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल 20 गुना अधिक था। समझ रहे बात को? मिस्र की सभ्यता से हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल 20 गुना अधिक था। अब बात करते हैं कि यह हड़प्पा सभ्यता कहाँ से मिला। तो हड़प्पा सभ्यता जो है, अभी सबसे पहले हड़प्पा नगर का जो खोज हुआ वह पाकिस्तान के पंजाब जिले में अभी पड़ता है। अब कहिएगा पंजाब, तो पहले जिस समय इस सभी की खोज हुई हड़प्पा सभ्यता की, उस समय इंडिया विभाजित नहीं था। तो उससे क्या हुआ कि उस समय पाकिस्तान सब भारत में ही था, तो पंजाब का जो भी क्षेत्र है उसमें से आधा से अधिक क्षेत्र तो भारत में रह गया, लेकिन कुछ उसका क्षेत्र पाकिस्तान में चल गया, जिसका नाम अभी भी पंजाब ही है। तो इसलिए वह अभी भी किताब भी लिखता है यही पंजाब, लेकिन पोस्ट में आपको पाकिस्तान लिखा हुआ मिलेगा। यानी कि पाकिस्तान के पंजाबी क्षेत्र में जो है हड़प्पा सभ्यता की सबसे पहली खोज हुई। अब हम आपको कुछ महत्वपूर्ण 2-3 पॉइंट बताते हैं। जैसे कि पुरातत्व का हम बात किए थे। पुरातत्व किसे कहते हैं? पुरातात्विक किसे कहते, वस्तुएं किसे कहते हैं, और पुरातत्वविद या पुरातत्ववेत्ता किसे कहते हैं। ये 3 पॉइंट अगर आप 12th की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनसे जुड़े इस 3 में से एक क्वेश्चन आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न में प्रत्येक साल आता ही है। ये पुरातत्व क्या है, या पुरातात्विक वस्तुएं क्या है, या पुरातत्वविद या पुरातत्ववेत्ता किसे कहते हैं। तो चलिए इन तीनों पॉइंट को, बहुत ही छोटा पॉइंट है, आसानी से समझा देते हैं। जैसे आप फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, कोई विषय लेते हैं, उसी तरह से एक विषय है ना, एक विषय है, उसे पुरातत्व कहते हैं। अब उस विषय के में हम अध्ययन क्या करते हैं, तो पृथ्वी के भूगर्भ में, यानी कि पृथ्वी के गर्भ में जो भी वस्तुएं पुराने अवशेष बचे हुए हैं उनको खुदाई करके उनका अध्ययन करते हैं, जिस विज्ञान के माध्यम से, उसे ही पुरातत्व या पुरातत्व विज्ञान कहते हैं। चलिए दूसरा पॉइंट है, पहला पॉइंट हो गया पुरातत्व, दूसरा पॉइंट है पुरातत्ववेत्ता, है ना। तो पुरातत्ववेत्ता उन्हें कहते हैं जो उन चीजों को अध्ययन करके, जो इंसान या व्यक्ति, जो विद्वान उन चीजों को अध्ययन करके कि वहाँ किस, यानी कि पृथ्वी के अंदर से जो सामान खोज देते हैं, जो इंसान कुछ सामान खोज देते हैं, उन्हें पुरातत्ववेत्ता कहते हैं। और जो सामान पृथ्वी के अंदर से अवशेष, यानी कि अतीतों वाला सामान जो मिलता है, उन्हें पुरातात्विक वस्तुएं कहते हैं। 3 बात ध्यान रखना है, जो जिस किताब से अध्ययन करते हैं, जिस विज्ञान से अध्ययन करते हैं, उन्हें पुरातत्व कहते हैं, जो खोदते हैं उन्हें पुरातत्ववेत्ता कहते हैं, और जो वस्तुएं मिलता है उसे पुरातात्विक वस्तुएं कहते हैं। अब चलिए आपको हम बताते हैं हड़प्पा सभ्यता की कहानी। आखिर कौन सी, कुछ ना कुछ तो अंश नजर आया होगा जिस वजह से इतनी बड़ी सभ्यता की खोज हुई। तो वह बात था 1856 की। 1856 में, जिस समय भारत आज़ाद नहीं था, अंग्रेजों की गुलामी कर रहा था, अंग्रेज अधिकारी यहाँ कार्य कर रहे थे, अफसर लोग। उस समय कराची से लेकर लाहौर तक रेल लाइनें बिछाई जा रही थी, उनमें खुदाई का कार्य चल रहा था। तो जैसे ही मजदूर लोग खुदाई कर रहे थे तो उन्हें कुछ बड़े बड़े ईंट मिला, है ना,
जो कि पुराने ढंग का, उन पे अजीब गरीब कुछ अलग तरीका का चित्र बना हुआ था, जो कि अंग्रेज अधिकारी उस पर सोचे, थोड़ा दिन सोचे, लेकिन उस पर ज़्यादा समय नहीं दिए। उनको यह लगा कि कोई घर वगैरह होगा जो दब गया है, जिस वजह से यह ईंट मिल रहा है। उनको ढेर सारा ईंट निकालते गए। रेल लाइन उसने भी तैयार किए, बहुत सारे उसमें भी ईंट का प्रयोग किए, और उसके बाद वहाँ पर बात खत्म हो जाता है। उसके बाद कोई उस पर ध्यान नहीं देता अंग्रेज अधिकारी। लेकिन हमारे देश में बहुत सारे ऐसे इंसान हैं जो उनके बारे में सोचने लगे कि आखिर ईंट निकला तो निकला कैसे, है ना। तो किसी भी जगह को खुदाई करने के लिए सरकार से परमिशन लेना पड़ता है, और सरकार परमिशन तभी देगा जब सरकार के पास कोई नियम हो। तो 1861 ईस्वी में अंग्रेज अधिकारी के द्वारा ही एक नियम लगाया गया भारत में। उसमें पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई। यही पुरातत्व, जो इससे पहले हम चर्चा कर चुके हैं, पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई। इसमें होता यह है कि किसी भी क्षेत्र को सरकार के नेतृत्व में उस जगह की खुदाई की जाती है, उनसे अवशेष प्राप्त किए जाते हैं, है ना। ऐसे तो इंसान हर जगह का कह दिया कि सोना मिलेगा, चांदी मिलेगा मिट्टी के अंदर में, तो जहाँ तहाँ खोद के पूरा जमीन को बर्बाद कर, है ना। इस वजह से सरकार ने 1861 ईस्वी में पुरातत्व विभाग की स्थापना किया, जो कि 1872 ईस्वी से पूर्णतः कार्य करना शुरू कर दिया। यानी कि जगह जगह पर सरकार एक सेलेक्ट करते थे कि यहाँ पर हमें खुदाई करेंगे, कुछ अवशेष वहाँ से प्राप्त होगा, है ना। तो इस तरह का काम करना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लग रहा था, सिर्फ इतना प्लानिंग चल रहा था। प्लानिंग चलते चलते 1921 की बात है। 1921 में पाकिस्तान के, ठीक ना, हड़प्पा नगर में दयाराम साहनी ने हड़प्पा नगर की खोज की, और हड़प्पा नगर में उन्हें कुछ मुहरे प्राप्त हुआ, ठीक ना। हड़प्पा नगर में उन्हें कुछ मुहरे प्राप्त हुआ, जो मुहरे काफ़ी प्राचीन सभ्यता की लग रही थी, काफ़ी प्राचीन लग रही थी, उनका कुछ अलग था। उस मुहरे को पुरातत्ववेत्ता यानी कि पुरातात्विक वैज्ञानिक उस पर अध्ययन करना शुरू किए। ठीक एक साल बाद 1922 ईस्वी में, ठीक ना, 1922 ईस्वी में उसी पाकिस्तानी क्षेत्र में मोहनजोदड़ो जगह पे, ठीक ना, जो कि हड़प्पा नगर से मोहनजोदड़ो की दूरी 6 से 70 किलोमीटर है। हड़प्पा से मोहनजोदड़ो की दूरी 670 किलोमीटर है। उस 6 से 70 किलोमीटर की दूरी के उपरांत भी राखल दास बनर्जी नामक इंसान को एक प्रकार की मुहरे प्राप्त, वो भी मुहरे सेम वैसा ही मुहरे था जैसा कि दयाराम साहनी को हड़प्पा नगर में मिला, रावी नदी के तट पर हड़प्पा नगर, ठीक ना। तो 6 से 70 किलोमीटर की दूरी थी दोनों शहर के बीच। एक उस समय पीगट महोदय अंग्रेज थे, वो पुरातात्विक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछने वाला रहेगा कि किसने हड़प्पा नगर और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी बताया है। तो ध्यान रखिएगा, पीगट महोदय जी थे। वो पीगट महोदय जी उन अवशेषों के आधार पर ऐसा देख रहे थे कि जो कि ईंट यहाँ मिला वही ईंट वहाँ मिला, जो मुहरे इस डिजाइन में वही। आगे की खुदाई जैसे जैसे शुरू हुआ, नाली, सड़कें, मकान, है ना, जानवर, खाना पीना, रहना सहना, दोनों का सेम मिल रहा है ना। तो इसलिए इस दोनों को जुड़वा राजधानी बताया, और दोनों की दूरी 6 से 70 किलोमीटर है। हड़प्पा सभ्यता किस आकार में था और उसका क्षेत्रफल कितना था, तो ध्यान रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता कोई छोटी मोटी सभ्यता नहीं थी। पहले ही बता चुके हैं कि हड़प्पा सभ्यता जो है वो मिस्र की सभ्यता के 20 गुना था। समझ सकते हैं, कोई एरिया एक सभ्यता था जिसका 20 गुना मिस्र की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। और अगर मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता आप दोनों को जोड़ देते हैं तो हड़प्पा सभ्यता 12 गुना। तो हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल टोटल था 12,99,600 किलोमीटर। हम लिख देते हैं, इसको भी आप पॉइंट नोट कर लीजिएगा, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। इतना जो क्षेत्र था, इतना बड़ा क्षेत्रफल हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का आकार जो था वह त्रिभुजाकार था। इस तरह से था हड़प्पा सभ्यता का आकार, इस तरह से। ये वाला जो क्षेत्र है वो पाकिस्तान में अभी पड़ता, अभी वर्तमान में, और यह दोनों क्षेत्र जो आता है वो इंडिया में आता है। 1921 ईस्वी तक लगभग 40 स्थल खोजे गए थे, है ना।
वो 3 देश मिलाकर 3 देश में लगभग 40 स्थल 40 नगर खोजे गए थे। और हड़प्पा नगर इसलिए हड़प्पा नगर की सभ्यता इसलिए माना जाता है क्योंकि यह एक नगरीय सभ्यता थी। वहाँ के उत्खनन के बाद उनको जो शहर के हिसाब से अभी के वर्तमान समय में जैसे शहर में लोग जी रहे हैं उस तरह का ही सामान मिल रहा है ना, तो इसलिए उसे नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है। तो 3 देश जो थे वो 3 देश मिल करके कम से 40 जगहों की खोज हो चुकी थी 1921 में। अभी वर्तमान अगर 2020 की बात कर लेते हैं तो यह करीब 1500 स्थान की खुदाई हो चुकी है जहाँ से कि हड़प्पा सभ्यता के अवशेष। यह आंकड़ा आगे बढ़ भी सकता है जैसे जैसे जहाँ जगह ये बंद तो नहीं हो गया। पुरातत्व वेदा जो है वैज्ञानिक जो इन पर अध्ययन करते हैं इतिहासकार तो खत्म नहीं हो गए, इनकी जानकारी आगे बढ़ती जा रही है और इस तरह से स्थान समझ सकते हैं। 1921 में मात्र 40 स्थान जो थे वो 3 देश मिलाकर अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत। अफगानिस्तान में बहुत ही कम क्षेत्र थे, मात्र 2 क्षेत्र थे और पाकिस्तान और सबसे ज़्यादा इंडिया। इन 3 क्षेत्र में ही पूरे हड़प्पा सभ्यता का खोज हुआ 1921 में 40, लेकिन अब यह आंकड़ा 1500 हो गया। तो अब यहाँ तक तो आप पढ़ लिए, यहाँ तक में आपने 4 पॉइंट जाना। पहला यह जाना कि हड़प्पा सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता क्यों पड़ा। दूसरा पॉइंट जाने कि यह कितना वर्ष पुराना है और तीसरा पॉइंट यह जाने कि कौन कौन सी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता से पहले थी और चौथा पॉइंट यह जाने कि मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता से कितना बड़ा हड़प्पा सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता की आकृति कैसे है, पुरातत्व किसे कहते हैं, पुरातत्ववेत्ता किसे कहते हैं, पुरातत्व के वास्तविक किसे कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग जाने कि हड़प्पा सभ्यता और हड़प्पा नगर और मोहनजोदड़ो नगर को जुड़वा राजधानी किसने कहा, तो पीगट महोदय ने कहा। पीगट महोदय उनका नाम था जो अंग्रेज थे और इन दोनों के बीच की दूरी 670 किलोमीटर है। जुड़वा राजधानी इसलिए कहा गया कि दोनों का अवशेष सेम प्राप्त होता है। अब हम आगे बात करेंगे कि वहाँ की निर्वाह कैसे होता था, वहाँ की जीवन निर्वाह कैसे होता था, खेती कैसी थी, है ना, वहाँ जल का साधन क्या था, वो लोग खाते क्या थे, कृषि कैसे करते थे, उनका औजार कैसा था, इन सभी जानकारी। अब जान लेते हैं हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे उनका जीवन कैसा करता था। सामान्य रूप से 3 चीज़ की जरूरत होती है, रोटी, कपड़ा और मकान, है ना। इनके अलावा भी बहुत सारे सामग्री होती है जो कि इंसान के लिए बहुत ही जरूरत होता है। तो चलिए देखिए इनका रोटी, कपड़ा, मकान किस प्रकार से डिपेंड करता है। निर्वाह के तरीके में सबसे पहला ये अपनाते थे कृषि, ठीक है, और कृषि के बाद पशुपालन, शिकार। तो कृषि में जानते हैं क्या क्या चीज़ ये लोग उगाते थे। इन लोगों का प्रमुख फसल था जौ, मक्का, गेहूँ, चावल, उसके बाद दाल था, सफेद चना था, तिल था, है ना। पशुपालन में ये लोग बकरी, भेड़, सुअर ये सभी को खाते थे। नेक्स्ट है व्यापार। अब व्यापार में ऐसा भी कहा जाता है कि यह जो व्यापार मतलब कि अपने क्षेत्र से, अपनी सभ्यता से अलग भी किया करते थे। जैसे कि हड़प्पा सभ्यता से मेसोपोटामिया तक भी जाते थे, है ना, अपने व्यवहार करने के लिए। उसके बाद वह मिस्र की सभ्यता तक भी जाते थे, ऐसा माना जाता है। किसी किसी किताब में लिखता है, ऐसा बात क्लियर नहीं है, अभी तक इसका क्लियर भी नहीं हुआ। नेक्स्ट है शिकार में। तो शिकार में यह शिकार किस तरह से, जैसे कि कहीं कहीं से मछलियों की हड्डी, पशु पक्षियों की हड्डी प्राप्त हुआ है ना, सुअर की हड्डी, मांस की हड्डी, जिससे यह अनुमान लगाया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो शिकार करते थे और मांस मछली भी खाते थे, ठीक है। क्योंकि जो भी चीज़ पता किया गया वो एक अनुमान पर ही पता किया गया, यानी कि इतिहासकार ऐसा बताते हैं कि पुरातत्ववेत्ता को ज्ञान से अज्ञान की ओर जाना पड़ता है जब किसी चीज़ को खोजते हैं, क्योंकि उनको सिर्फ अंदाज लगाते हैं इसका मतलब ये हुआ तो इसी के अनुसार ये भी हो सकता है। यानी कि अभी के अगर नाला दिख रहा है, ढका हुआ है, तो उसी से अनुमान लगा दिया जाता था कि हड़प्पा सभ्यता के जो भी नाले हैं, तो कोई पतला सा रास्ता है उस पर ढका हुआ है तो हो सकता है वो या अभी के हिसाब से यह नाला ही हो सकता है। उसी तरह से अनुमान लगाया जाता है।
तो पशु पक्षियों की हड्डी, मांस मछलियों की हड्डी से पता चलता है कि वह शिकार करते थे और मांस मछली भी खाते थे। उसके बाद है हल। तो हल जो अभी जिस तरह से खेती करने के लिए, यानी कि कृषि प्रौद्योगिकी का उनका जो सामान था, अभी हल करने के लिए ट्रैक्टर है, बहुत ही आधुनिक ढंग की मशीन है, लेकिन पहले यह सब नहीं हुआ करता था। वो हल से जुताई करते थे खेत की, है ना। हल में किस तरह का हल होता था, जो लोहा है वो नहीं, लोहा का तो हड़प्पा सभ्यता के पास ज्ञान था ही नहीं, है ना। हड़प्पा सभ्यता वाले लोगों को लोहा का ज्ञान था ही नहीं कि लोहा की कोई वस्तुएं होती है, तो वह मिट्टी का हल बनाते थे, है ना। या फिर आगे चलकर वो लकड़ी का हल बनाना सीख गए, तो लकड़ी का भी हल बनाते थे। और ऐसा भी माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में एक खेत में 2-2, 3-3 प्रकार की खेती किया जाता था एक साथ। नेक्स्ट है जुताई। वह जुताई करते थे उसी हल के, मतलब कि लकड़ी के बना हुआ हल से ही जुताई करते थे। और हल में बैल का प्रयोग करते थे, इसमें बैल, और जुताई के लिए इसमें लकड़ी का जो लगा दिया जाता है नीचे से। उसके बाद बीज, अभी जो हाइब्रिड का बीज मिल जाता है मार्केट से कि दो बीज में ज़्यादा मतलब कि फसल हो गई, ऐसा कोई सिस्टम नहीं, ठीक ना। जो फसल लगा उसी का जो हमसे मतलब कि बीज प्राप्त हुआ, जो आते हैं उसी को लेकर बुन दिया जाता था, छीड़ दिया जाता था, कोई स्पेशल बीज दिया नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृषि औजार। कृषि औजार में वो लोग पत्थर की औजार का इस्तेमाल करते थे, लकड़ी का औजार का इस्तेमाल करते थे, साथ ही पक्की मिट्टी का भी औजार का इस्तेमाल करते थे। इसके आगे एक पॉइंट है सिंचाई। सिंचाई में वो लोग नदी, जलाशय, पोखर, तालाब, कुआं, इन सभी का इस्तेमाल करते थे। तो उम्मीद करते हैं आज के इस वीडियो में हड़प्पा सभ्यता के बारे में आपको जानकारी मिली होगी। यह जानकारी पूरी जानकारी नहीं है, अगला पार्ट जो आएगा हड़प्पा सभ्यता का उसको देखना जरूर देखिएगा, भूलिएगा नहीं, क्योंकि जब तक आप पूरी वीडियो नहीं देखिएगा तब तक आपको चैप्टर समझ में नहीं आएगा। एग्जाम आपके सर पे आते जा रहा है, समझ रहे बात को। दुर्गा पूजा आगे आएगा, उसके बाद आपके पास समय नहीं है, लॉकडाउन है, सरकार अभी बंद किए हुए, कोचिंग स्कूल उनसे कोई मतलब नहीं है। आपका फॉर्म भरा चुका, रजिस्ट्रेशन हो गया, फॉर्म भरा गया, तो अब क्या एडमिट कार्ड आएगा ही, आपको एग्जाम देने जाना ही है। तो इसके लिए समझदार बनिए, अपना तैयारी कीजिए। सरकार के भरोसे स्कूल खोलना, ऐसे भी स्कूल खुलता होगा तो आप लोग पहुँच जाते हो कोचिंग पे डिपेंड करते। तो कोचिंग को अभी घर पे ही किसी भी क्लास को इस्तेमाल कीजिए, पूरी तरह से उनका देखिए, किसी एक टीचर को फॉलो कीजिए और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। मिलते हैं एक नए पार्ट में हड़प्पा सभ्यता के ही बारे में कि कौन कौन सा नगर का खोज हुआ, किस नगर में क्या चीज़ प्राप्ति हुई, वहाँ के औजार कैसे थे, वहाँ के नालियाँ कैसे थे, वहाँ की सड़कें कैसा था, है ना। इन सभी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है ना। और आज की इस वीडियो को अच्छी तरह से देखिएगा, दोबारा देखिएगा, समझ में नहीं आएगा, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में।